गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो अभी तक हमने जो MPGS है, MPGK है, उसके 7 लेक्चर्स पूरे अच्छे तरीके से देख लिए हैं। और अभी जो हमारा लेक्चर जो कंटिन्यू चल रहा है वो है हमारा स्कीम्स प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स, है ना। तो जो भी MP गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि कितनी वीडियोज इसमें बनती हैं, है ना। तो अच्छे तरीके से डिस्कस कर रहे हैं, इस वजह से इसमें कुछ टाइम ज़्यादा लग सकता है स्कीम्स को डिस्कस करने में। तो आप लोग इस चीज़ को एंजॉय कीजिए एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा, है ना। तो कुछ स्कीम्स को हमने कल डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोज़ में एंड कुछ को हम आज डिस्कस करेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्कीम कौन सी है। तो जो हमारी नेक्स्ट स्कीम है वो है स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, MP गवर्नमेंट की स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, है ना। जिसका एम है कि टू एलिविएट पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन है बाय लोन्स एंड सब्सिडी। जो भी पीपल हैं रूरल एरियाज में, वो अगर वो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, BPL जिनके पास है, BPL कार्ड है, तो वो उनको गवर्नमेंट लोन्स एंड सब्सिडीज प्रोवाइड कराएगी, जिससे कि वो अपना कुछ भी काम, अपना इनिशिएटिव ले सकते हैं ना। कोई भी अपना रोजगार खोल सकते हैं। स्वरोजगार का मतलब अपना रोजगार, स्वयं मतलब अपना रोजगार, है ना। अपना कुछ भी रोजगार खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट लोन्स एंड सब्सिडीज प्रोवाइड कराएगी। ध्यान रखिएगा, जो BPL फैमिली है, BPL फैमिली के लिए, BPL का जो मेंबर है उसके लिए ये वाली योजना है ना। और इसके लिए जो एलिजिबल जो पर्सन है, मेंबर है, वो कौन है? वो ग्राम सभा इसको सिलेक्ट करेगी। जो ग्राम सभा रहती है विलेज लेवल पर, वो उसको सिलेक्ट करेगी कि ये पर्सन ये BPL फैमिली में आता है कि नहीं, इस जो स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना है उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं, है ना। तो ये इसके लिए एलिजिबिलिटी है ना। तो ये आप थोड़ा 2-3 पॉइंट हैं वो आप याद रख सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट योजना है वो है इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना है जो कि आवास मतलब जो ड्वेलिंग्स हैं, होम बनाने के लिए, कुछ पैसे देने के लिए ये स्कीम चलाई गई है। तो इसका एम है टू प्रोवाइड ड्वेलिंग्स, मतलब रूरल एरिया में घर प्रोवाइड कराने के लिए, जिन लोगों के पास पक्की छत नहीं है, जो लोग झोपड़ी में या कुछ कच्ची छत है जिनके घर के ऊपर घास फूस की लकड़ियों की, तो उनके लिए ये कुछ रुपए प्रोवाइड किए जाते हैं, कुछ मनी प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि होम बनाया जा सके, है ना। तो ये भी जो BPL फैमिली है उनके लिए ही ये वाली योजना है। और ये रूरल एरिया के लिए, ध्यान रखिएगा, रूरल एरिया के लिए है, ये अर्बन एरिया के लिए नहीं है, इंदिरा आवास योजना। और इसके लिए एलिजिबिलिटी है वो है जो ग्राम सभा है वो सिलेक्ट करेगी, जो भी वहाँ का मेंबर होगा वो इसको सिलेक्ट करेगा कि ये पर्सन BPL फैमिली में आता है कि नहीं, इस योजना का उसे बेनिफिट मिलना चाहिए कि नहीं। एंड जो इसकी प्रायोरिटी जो है, प्रायोरिटी मतलब सबसे पहले किनको सिलेक्ट किया जाएगा इस योजना के अंडर, वो है जो भी बॉन्डेड जो लेबरर्स रहते हैं, मतलब जो किसी के अंदर कोई भी पर्सन है, कोई भी साहूकार है, कोई भी मनी लेंडर है, जो भी बड़ा आदमी है, मतलब जो पैसे वाला थोड़ा होता है, उसके अंदर अगर कोई काम करता है बॉन्डेड तरीके से, बंधुआ मजदूरी करता है, वो इसके लिए प्रायोरिटी होगा। और जो SC/ST के जो मेंबर्स हैं, SC/ST मतलब शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के मेंबर्स हैं, वो सबसे पहले प्रायोरिटी रहेगी। एंड बार विडोज है ना, जो विडोज रहती हैं, विधवा औरतें रहती हैं, फीमेल्स रहती हैं, वो प्रायोरिटी रहेगी। एंड हैंडीकैप्टेड मेंटली रिटार्डेड पर्सन, मतलब जो जिनका मेंटल लेवल सही नहीं है, जो फिजिकली हैंडीकैप्टेड है मतलब अपाहिज हैं, वो इसके लिए प्रायोरिटी रहेंगे। जो मेंटली मतलब थोड़े मतलब सनकी टाइप के हैं, दिमाग से थोड़े सही नहीं है, वो इस स्कीम में प्रायोरिटी रहेंगे। एक्स सर्विसमैन मतलब जो एक्स सर्विसमैन है, जो किसी सर्विस से रिटायर्ड हो चुके हैं, गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर्ड हो चुके हैं, वो पर्सन इसमें प्रायोरिटी रखेंगे, है ना। मतलब उनको सबसे पहले सिलेक्ट किया जाएगा, देन अदर्स। एंड रिटायर्ड जो पर्सनल ऑफ मिलिट्री फोर्सेस रहती हैं, अगर उसका कोई रिटायर्ड पर्सन है, कोई भी पर्सन है मिलिट्री का, जो पहले गवर्नमेंट जॉब में था, मिलिट्री में था, देन अब वो रिटायर्ड हो चुका है, तो उसके लिए ये प्रायोरिटी रहेगी। देन
ऑस्टीज ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड विक्टिम्स ऑफ नेचुरल क्लाइमिटीज, है ना। कोई भी विक्टिम है, जैसे कोई नेचुरल क्लाइमिटीज आ गई, कोई बाढ़, सुनामी एंड भूकंप, अगर इससे कोई मतलब क्षति हुई है, किसी के घर टूट गए हैं, तो उनके लिए सबसे पहले प्रायोरिटी रखी जाएगी और इसमें गवर्नमेंट पैसे प्रोवाइड कराएगी जिससे कि वो अपना घर बना सके, है ना। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी इंदिरा आवास योजना। तो इसका एम याद रखिए, जो बीपीएल फैमिलीज हैं एंड प्रायोरिटी जो मेंबर्स हैं, पर्सन हैं, वो किनको दी जाएगी इसमें, है ना। देन नेक्स्ट जो हमारी स्कीम है वो है खेत तालाब योजना एमपी गवर्नमेंट की। इसमें प्रायोरिटी है मेकिंग अवेलेबल, जिसका एम है मेकिंग अवेलेबल वाटर, मतलब एग्रीकल्चर को खेती करने के लिए, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए जो वाटर अवेलेबल कराना, है ना। तो ये है कि मतलब वाटर अवेलेबल हो सके जिससे कि जो किसान हैं, जो भी फार्मर्स हैं, उनकी क्रॉप अच्छे से ग्रो कर सके, अच्छे से हार्वेस्टिंग हो सके और उसकी एल्ड अच्छे से हो सके, उपज अच्छे से हो सके, उसके लिए पानी प्रोवाइड कराना। और इसके लिए जो सारे जो जो रहते हैं, ऑल कैटेगरी के जो फार्मर्स रहते हैं, जैसे स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, जो फार्मर्स की जो कैटेगरी है, वो सारे फार्मर्स इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा ये वाला स्टेटमेंट्स, एवरी कैटेगरी के जो फार्मर्स हैं इस स्कीम में इंक्लूड किए जाएंगे। और इसके साइलेंट फीचर्स हैं कि इसमें 50% सब्सिडीज प्रोवाइड कराई जाएगी जिससे कि जो वाटर है वो अवेलेबल हो सके अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है उसे। एंड जो अपर लिमिट है वो है 16,350 रुपीज़, है ना। तो ये अपर लिमिट है, मतलब इतने तक की इसमें सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाएगी। 50% तो प्रोवाइड कराई जाएगी, लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट है वो है इतनी, है ना। तो ये है हमारी खेत तालाब योजना। आई होप आप लोगों को ये वाली स्कीम भी समझ आई होगी। तो आप लोग ये जो पॉइंट्स हैं कुछ जो कि हमें मतलब याद ही रखने होते हैं अपनी मेमोरी में, तो आप इनको आप नोट कर सकते हैं अच्छे तरीके से, है ना। देन हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्कीम। एंड जो हमारी नेक्स्ट स्कीम है वो है बलराम ताल योजना। बलराम ताल योजना है जो कि जो पानी प्रोवाइड किया जाएगा, वाटर प्रोवाइड किया जाएगा, है ना, जिससे कि जो क्रॉप है, क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छे से हो सके, इरिगेशन हो सके क्रॉप का। तो इसमें वाटर को कंजर्व किया जाएगा, वाटर को कंजर्व किया जाएगा, लोगों को मोटिवेट किया जाएगा कि जो रेन वाटर है, जो रेन से जो वाटर आता है उसको कंजर्व किया जाए। उसमें वाटर कंजर्व करने के लिए पॉन्ड्स बना सकते हैं, कोई पॉन्ड्स बना सकते हैं ना, कोई भी बेल बना सकते हैं, जिससे कि जो रेन का पानी आए, रेन वाटर आए, जो भी रेन वाटर जो आता है वो उसमें इकट्ठा हो जाए, है ना। इसको फिर क्या कर सकते हैं, जैसे ही जब भी पानी की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, बारिश बंद हो जाती है, तो उसको फिर इरिगेशन के लिए यूज किया जा सके, है ना। तो रेन वाटर को इस तरीके से तालाब में इकट्ठा किया जाएगा जिससे कि रेन वाटर यूज हो सके बाद में। तो ये जो बलराम ताल योजना है रेन वाटर कंजर्व करने के लिए मोटिवेट करती है जिससे कि क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छे से हो सके। और इसके लिए एलिजिबिलिटी है, उसके लिए क्या होगा, जिसने 25 मई 2007 के बाद अगर रजिस्टर किया है, जिस भी पर्सन ने 25 मई एंड 2007 के बाद जिसने रजिस्टर किया है, वो इस बलराम ताल योजना का बेनिफिट ले सकता है ना। तो इसके लिए ये एलिजिबिलिटी है। एंड इसके जो साइलेंट फीचर्स हैं वो है 25% सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। जो भी पर्सन बेल बनाता है, पॉन्ड्स बनाता है रेन वाटर को कंजर्व करने के लिए, उसके लिए 25% सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी, जो भी उसमें इन्वेस्टमेंट होगा उसका, है ना, जिस पर्सन का 25% सब्सिडीज प्रोवाइड कराई जाएगी। और उसकी अपर लिमिट है वो है 50,000 रुपीज़, अपर लिमिट है 50,000 रुपीज़, है ना। और 25% तो उसकी सब्सिडी है। एंड जो तालाब है वो कितना होना चाहिए, 50 हेक्टेयर एरिया को कवर करें। जो तालाब अगर हम खोलते हैं, मतलब बनाते हैं, वो इरिगेशन वो 50 हेक्टेयर ज़मीन को, लैंड को इरिगेट कर सके, ऐसा तालाब होना चाहिए, है ना। तो ये इसके लिए साइलेंट फीचर है, ये ज़रूरी है ना। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, इसका जो एलिजिबिलिटी है एंड साइलेंट फीचर्स क्या है। और जो कपिल धारा योजना है, ये है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को स्टेबल करने के लिए है कपिल धारा योजना। तो इसमें क्या है कि जो फार्मर्स हैं जिनके पास मतलब इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटी मतलब जो खेतों में पानी दिया जाता है, क्रॉप में पानी दिया जाता है, उसकी फैसिलिटी नहीं है, तो उसको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, पानी प्रोवाइड किया जाएगा इस कपिल धारा योजना के अंडर, है ना।
तो ये आप इसका एम एंड एलिजिबिलिटी ध्यान रख सकते हैं। गांव की बेटी योजना है, ये अभी गर्ल्स को मोटिवेट करने के लिए, एजुकेशन के लिए, उसके लिए है गांव की बेटी योजना। ध्यान रखिए, गांव की बेटी योजना, जो लड़की गांव से अगर वो टैलेंटेड है, हायर एजुकेशन में अपना एडमिशन ले सकती है 12th करने के बाद, तो वो इस योजना का पार्ट हो सकती है। तो इसका एम है फाइनेंशियल असिस्टेंट टू टैलेंटेड रूरल गर्ल्स फॉर हायर एजुकेशन, है ना। जो जैसे 12th करने के बाद अगर वो हायर एजुकेशन में ग्रेजुएट होना चाहती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट पैसे प्रोवाइड की जाएगी, उसकी जो एजुकेशन है हायर एजुकेशन उसको फ्री किया जाएगा, है ना। तो ये गाँव की जो टैलेंटेड गर्ल्स हैं ना, जो इस तरीके से निकल के आती हैं, अपना जो एजुकेशन में अपना इंटरेस्ट दिखाती हैं, उनमें लगता है वाकई की टैलेंट है, तो अगर वो फर्स्ट डिवीजन से 12th में पास हुई हैं, 12th में वो फर्स्ट डिवीजन से अगर पास हुई हैं, तो उनके लिए हायर एजुकेशन में फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें कितना असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, वो 500 पर मंथ दिया जाएगा 10 मंथ्स के लिए, है ना। जो भी 10 मंथ्स हैं उसमें हर मंथ में 500 रुपये उसे दिए जाएंगे 10 मंथ तक, है ना। और जो रूरल गर्ल्स अगर वो जो उन्होंने 12th पास किया है फर्स्ट डिवीजन से, है ना, तो जब वो हायर एजुकेशन में अगर अपना एडमिशन लेना चाहती हैं, उसमें 500 रुपीज़ पर मंथ प्रोवाइड किए जाएंगे हर मतलब 10 मंथ तक, है ना, 10 मंथ तक है ओनली, है ना। तो ये गर्ल्स को आगे एजुकेशन में बढ़ने के लिए ये वाली गांव की बेटी योजना चलाई गई, है ना। तो ये गवर्नमेंट का पर्पस यही था कि कैसे गर्ल्स को जो रूरल एरियाज में हैं, जो इलिटरेट पर्सन है, इलिटरेट जो पेरेंट्स हैं, वो पढ़ाई की कीमत नहीं जानते हैं कि लड़कियों को पढ़ाने से क्या हो सकता है ना। ज़्यादातर अभी भी यही सोचते हैं कि लड़की क्या करेगी, आगे चल के उसे चूल्हा चौका करना है, खाना ही तो बनाना है, उसे पढ़ लिख के करना ही क्या है, कौन सा बाहर जाके काम करेगी, है ना। तो इस तरीके की लोगों की सोच रहती है, अभी भी रहती है। तो उसके लिए क्या है कि जो पुअर फैमिली है अगर तो उनके लिए मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा कि लड़की को पढ़ने दिया जाए अगर वो आगे पढ़ना चाहती है ना। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का और इसका फ़ायदा भी मिलता है। तो प्रतिभा किरण योजना है इसके बाद, जिसका एम है इम्प्रूव एजुकेशनल स्टैंडर्ड ऑफ गर्ल्स, है ना। वो ये है अर्बन बीपीएल फैमिलीज के लिए, राइट। ध्यान रखिए, प्रतिभा किरण योजना है ये अर्बन के लिए, सिटीज वाले एरिया के लिए है। जिस गर्ल ने 12th पास कर लिया फर्स्ट डिवीजन से, है ना, तो वो इसके लिए एलिजिबल हो सकती है ना। और उसको जो एडमिशन लेना पड़ेगा 12th क्लास जो पास की है उसी साल उसको हायर एजुकेशन में उसे ग्रेजुएट लेवल पर उसे कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, तभी इस जो योजना है उसका बेनिफिट वो ले सकते हैं। तो ये वाली जो है प्रतिभा किरण योजना है ये अर्बन एरियाज के लिए, जो बीपीएल जो कार्ड है बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आती है वो वाली फैमिलीज की गर्ल्स के लिए है ना। तो ध्यान रखिए, जो गर्ल्स 12th जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन से पास किया है अर्बन एरियाज में उनके लिए प्रतिभा किरण योजना है। और इसमें क्या किया जाएगा, साइलेंट फीचर्स हैं इसके कि उन्हें ₹300 प्रोवाइड कराए जाएंगे, है ना। जो भी मतलब डिग्री अगर कोई कोर्स कर, जैसे बीए बीएससी अगर कोई भी डिग्री कोर्स करना चाहती है तो 10 महीने के लिए 300 रुपये प्रोवाइड किए जाएंगे हर एक मंथ में 300 रुपये प्रोवाइड किए जाएंगे 10 महीने के लिए, है ना। अगर कोई टेक्निकल कोर्स करना चाहती है, कोई भी टेक्निकल कोर्स है ना, इस तरीके के टेक्निकल कोर्स के लिए उसे 750 रुपीज़ प्रोवाइड किए जाएंगे, है ना। जो हमारी नेक्स्ट स्कीम है वो है विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना। इस योजना के अंडर जो एम रखा गया वो रखा गया स्टूडेंट्स बिलोंगिंग बीपीएल फैमिलीज ऑफ जनरल कैटेगरी। जो भी स्टूडेंट हैं वो अगर बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो जनरल कैटेगरी के हैं, नॉट एससी एसटी एंड ओबीसी, ये जनरल कैटेगरी से होने चाहिए, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर वो हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, हायर एजुकेशन, तो उनके लिए असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। और उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 12th पास किया होना चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए 12th क्लास में, है ना। और जो पेरेंट्स की इनकम है वो कम लेस देन होना चाहिए 42,000 पर एनम, मतलब एक साल की जो इनकम है 42,000 से कम होना चाहिए उसके जो जनरल कैटेगरी है उस स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की, तब वो इस स्कीम के
एलिजिबल होगा, विक्रमादित्य निशुल्क शिक्षा योजना के अंडर एलिजिबल होगा, है ना। तो ये हमारी निशुल्क शिक्षा योजना, जो विक्रमादित्य निशुल्क शिक्षा योजना। अब देन नेक्स्ट जो योजना है दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, है ना। ये जो है मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो स्कीम है, इसमें क्या है कि जो ये लॉन्च की गई थी सितंबर 2004 को। इसमें जो एम रखा गया वो मेडिकल ट्रीटमेंट बीपीएल फैमिलीज के लिए, और वो भी ऑल कैटेगरी, इसमें कोई कैटेगरी स्पेसिफिक नहीं है, ऑल कैटेगरी वो इसमें आ सकती है बेनिफिशियरी में, लेकिन उनके पास जो बीपीएल का कार्ड होना चाहिए, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आना चाहिए, तब वो दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना का बेनिफिट ले सकती हैं। और इसके जो स्पेशल साइलेंट फीचर्स हैं वो है कि जो 20,000 से ले इनकम जो है फाइनेंशियल ईयर में दिए जाएंगे, है ना। जो जिसके पास हेल्थ कार्ड है 20,000 उसके लिए एक फाइनेंशियल ईयर में दिए जाएंगे ट्रीटमेंट कराने के लिए, है ना, जिसके पास हेल्थ कार्ड है। तो ये दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना है जो कि सितंबर 2004 में लॉन्च की गई थी, है ना। तो आप इसको याद रख सकते हैं, क्या इसका एम है, क्या इसमें कौन कौन सी इसमें फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, यही चीज़ याद रखनी है ना। एंड देन है बीमारी सहायता योजना। बीमारी सहायता योजना है, ये भी नाम से ही समझ में आ रहा है कि रिलेटेड टू डिसीज है ना, ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, मेडिकल ट्रीटमेंट से। तो इसमें जो एम रखा गया फ्री मेडिकल एड, फ्री मेडिकल जो सर्विस दी जाएगी, अगर कोई बीमारी से ग्रस्त है वो कितने तक असिस्टेंट दिया जाएगा, अप टू 1.5 लाख, है ना, 1.5 लाख तक दिया जाएगा। जो बीपीएल फैमिलीज है, जो भी पर्सन बीपीएल फैमिली से बिलोंग करता है उसके लिए 1.5 लाख तक का बेनिफिट मिलेगा अगर वो किसी बीमारी से जूझ रहा है। और इसके साइलेंट फीचर्स ये हैं कि ₹25,000 से लेके ₹75,000 जो दिए जाएंगे वो मिनिस्टर जो भी इंचार्ज में रहेगा, मतलब जो भी इस हेल्थ के इंचार्ज में रहेगा, जो भी मिनिस्टर, तो उसके द्वारा दिए जाएंगे। और जब भी अगर 75,000 से लेके 1.50 लाख तक अगर जो असिस्टेंट दिया जाता है तो वो हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा दिया जाएगा, जो हेल्थ मिनिस्टर रहते हैं उसके परमिशन से दिया जाएगा, है ना। तो इसका एम है कि फ्री लीगल एड है 1.5 लाख तक का जो बीपीएल फैमिली में आती है। एंड जो 25,000 से 75,000 के बीच में अगर असिस्टेंट देना है तो वो जो मिनिस्टर इंचार्ज में रहेगा उस टाइम उसके द्वारा दिए जाएंगे। अगर 75,000 से ज़्यादा एंड 1.5 लाख तक अगर जो एड दिया जाता है तो उस टाइम हेल्थ मिनिस्टर की परमिशन लेनी होगी, है ना। तो देन इसके बाद जो नेक्स्ट योजना है वो है दीनदयाल मोबाइल हॉस्पिटल स्कीम। दीनदयाल मोबाइल हॉस्पिटल स्कीम में ये है कि जो हॉस्पिटल एक पर्टिकुलर जगह इस्टेब्लिश नहीं किया जाता, इसमें एक वैन होगी, बस होगी, उसमें जो डॉक्टर्स रहेंगे, जो भी सामान लगता है सर्जरी का या जो भी मेडिसिन है, एड है ना, वो चीज़ें रखेंगी। वैन जो बस है वो जगह जगह घूमेगी, जैसे कि SC ST जो रिमोट एरियाज़ हैं एंड जो हाट बाजार लगते हैं उसमें अगर कोई बीमार है तो उसके लिए वो हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। मतलब ये बस रहेगी, वो घूमेगी हर जगह जगह, उसमें डॉक्टर्स रहेंगे और जो इलाज करने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए रहते हैं वो उसमें रहेगी, है ना। तो ये है दीनदयाल मोबाइल हॉस्पिटल स्कीम जो कि जून 2006 में लॉन्च की गई थी, है ना। और इसका एम है क्वालिटी हेल्थ फैसिलिटी इन रिमोट एरियाज, जहाँ पर हॉस्पिटल इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, है ना, और जहाँ पर कम लोग रहते हैं, जैसे पहाड़ी वाला इलाका हुआ, हमारा नॉर्थ ईस्टर्न जो इंडिया है वहाँ पर कुछ ऐसी जगह पाई जाती हैं यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं बना सकते, तो वहाँ पर जो बस जाती है उसमें डॉक्टर्स रहते हैं, इक्विपमेंट्स रहते हैं, उसके थ्रू फिर वो जाके वहाँ पर SC ST जहाँ पर ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पे जाके वो इलाज करते हैं, है ना। तो ये हमारी कुछ स्कीम्स हैं। एंड अब जो नेक्स्ट अब और भी स्कीम्स हम देखेंगे वो देखेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ये हमारा जो MPGS है उसका 8th लेक्चर रहेगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा जो भी पढ़ाया है अभी। तो आप ये कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप इनके बारे में आप याद रख सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, ये डायरेक्टली ही पूछे जाते हैं, है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।